साल 1193। उस महाविद्यालय की हर इमारत को आग ने अपने साए में ढक लिया था। हर तरफ तबाही मची हुई थी। मंदिर और डेयरी सब जल रहे थे। लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि वहाँ के बाकी हिस्सों में लगी आग तो कुछ दिनों में बुझ गई, लेकिन ये लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। करीब 90 लाख ग्रंथ और पुस्तक, जिनमें आयुर्वेदा से लेकर अंतरिक्ष तक सबका ज्ञान था, सब इस भीषण आग में जलकर राख हो गया। और इन सब के पीछे था एक जालिम शख्स और उसकी असुरक्षा की भावना। उसकी लगाई हुई आग में ज्ञान के इतने बड़े भंडार को जलाकर राख कर दिया। इटली की बोलोना यूनिवर्सिटी, जिसे आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन हमारी कहानी इससे भी 500 साल पुरानी है। ये कहानी है नालंदा महाविहार यानी नालंदा यूनिवर्सिटी की। हर साल लाखों बच्चे भारत छोड़कर बाहर की यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जैसे कई यूनिवर्सिटी आज पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन हजारों साल पहले कहानी कुछ और थी। जब दूसरे देश के लाखों विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए भारत आते थे, तब शिक्षा का केंद्र कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक नालंदा विश्वविद्यालय था। उस समय लगभग 10,000 छात्र और 2,000 अध्यापक थे। नालंदा के निर्माण के बाद वहाँ कई लगातार हमले हुए, लेकिन हर बार ये उतनी ही मजबूती से उभर कर वापस आई। प्राचीन भारत की इस विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी में लगभग 800 सालों तक भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने ज्ञान की रोशनी फैलाई। लेकिन इन सभी हमलों के बीच एक हमला ऐसा हुआ जिसने नालंदा की उस रोशनी को अंधेरे में बदल दिया। ये वो दौर था जब बख्तियार खिलजी भारत आया। अफगानिस्तान से एक कबीले से बख्तियार दिल्ली और अवध में काम ढूंढने के इरादे से आया था, लेकिन वहाँ उसे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। कुछ सालों में उसने भारत की आर्मी में अपनी जगह बना ली। धुरीर राजा की सेना से उसने कई युद्ध लड़े, जिसके बाद उसकी बहादुरी की चर्चे सुन उसे अवध के कमांडर के बीच सेना का मुखिया बना दिया गया। उसे बिहार की बॉर्डर पर बेस 2 गांवों को संभालने का काम दिया गया और उसके बाद उसने बिहार के अलग अलग हिस्से पर हमला कर उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस दौरान खिलजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने कई हकीमों से अपना इलाज करवाया, लेकिन उसके हाथ हर तरफ सिर्फ निराशा लगी। तब किसी ने उसे बताया कि उसकी इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक इंसान कर सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के प्रमुख आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र। खिलजी ने सोचा कि जब उसके धर्म के लोग ही उसका इलाज ना कर सकें, तो एक दूसरे धर्म का काफिर उसकी इस बीमारी का हल कैसे निकाल पाएगा। ऐसा माना जाता है कि फिर भी खिलजी राहुल श्रीभद्र जी से मिलने नालंदा पहुँचे। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वो सच में इतने ज्ञानी और सशक्त हैं तो बिना किसी दवाई और बिना उसे हाथ लगाए उसे ठीक करके दिखाए। राहुल श्रीभद्र ने उसकी चेतावनी स्वीकार की। उन्होंने खिलजी को एक कुरान दी और देते हुए कहा कि ये कुरान पढ़ने से आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। खिलजी नियमित रूप से कुरान पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगी और वो बिल्कुल ठीक हो गया। दरअसल हुआ यूँ था कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी और जब खिलजी रोज रोज कुरान पढ़ता था तो अनजाने में ही वो दवाई का सेवन करता था। वैसे तो किसी लंबी बीमारी से ठीक होने के बाद इंसान खुश होता है और डॉक्टर को धन्यवाद देता है, लेकिन जब खिलजी को इस बात का पता चला तो उसका मन इनसिक्योरिटी और चलन से भर गया। उसे ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि किसी काफिर ने उसकी ऐसी बीमारी का इलाज किया जो कोई कर ही नहीं पाया, और इसीलिए उसने ठान लिया कि इस ज्ञान के सागर को ही खत्म कर देगा। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी सेना के साथ कदम रखा और उसे आग के हवाले कर दिया। असुरक्षा की इस भीषण आग में हजारों बुद्ध, टीचर और स्टूडेंट की मौत हो गई और ये यूनिवर्सिटी अपने सारे ज्ञान को समेट इतिहास के पन्नों पर कहीं गुम हो गई। नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन के बाद भारत में धीरे धीरे बुद्धिज्म का पतन होना शुरू हो गया और आने वाले कई सालों तक नालंदा और उनकी शिक्षा दुनिया की नज़र से छुपी रही। 1811 से 1812 इस कहानी में एक नया मोड़ आया। सर्वे ऑफ इंडिया को जब पता चला कि वहाँ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर मिले तो कुछ सालों तक सर्वे करने के बाद आखिरकार एसआई ने इस बात की पहचान कर ली कि ये वही इलाका था जिसके बारे में चाइनीज ट्रैवलग में मेंशन किया गया था। इस बात की पुष्टि करने के लिए एसआई ने इस इलाके में खुदाई करनी शुरू कर दी। आखिरकार 1945 में वहाँ 11 मॉनेस्ट्री
मॉनेस्ट्री और 6 मंदिरों के अवशेष मिले और साथ ही साथ एक मैसेज भी मिला जिसकी चौड़ाई थी 30 मीटर। इन सब एक्सकवेशन से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जितने बड़े एरिया में खुदाई की जा रही है, नालंदा उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा था। पिछले सालों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहाँ तांबे की आर्टिफैक्ट्स, बुद्धिस्ट कल्चर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन जैसी चीज़ें मिली, पर ऐसा माना जाता है कि आज भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा मिलना बाकी है। मार्च 2023 में इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में नालंदा को फिर से निर्माण करने का प्रस्ताव रखा। ये उस महान विद्यालय को दोबारा खड़ा करने का पहला कदम था। साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया और फाइनली सितंबर 2014 में 800 साल के लंबे अरसे के बाद स्टूडेंट के लिए खोल दिया गया। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। पर क्या नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी पुरानी पहचान बना पाएगा? इस पे आपका क्या थॉट्स है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।